बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और दो सौतेली बहन टीना और मीना के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना की माँ का निधन हो गया था और सपना की अच्छी देखभाल के लिए किशोर दास जानकी से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि जानकी और उसकी दोनों बेटियां कितने बुरे स्वभाव की हैं। तीनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी और किशोर दास को कानों कान भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि किशोर दास तो शहर में काम किया करता था और जब भी वह शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किशोर दास शहर से वापस आता है और अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। तभी जानकी कहती है अरे ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और सपना बिटिया का और भी ज्यादा सुंदर है। सपना बिटिया तुम इस लहंगे में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। सपना दीदी मैंने आपके रूम की सफाई कर दी है। सपना दीदी मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर दी है और आपका मनपसंद पास्ता भी बना दिया है। जल्दी से खा लीजिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी बहुत पिटाई करेंगी। सपना, तुमने अपनी दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बना कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए ना, आप सपना बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती और आप इसे डांट रहे हैं। अगर इससे गुस्सा आ गया तो इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो इसने हमें घर में रहने की परमिशन दे दी। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझे अपनी माँ और मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन मान ले, मगर ये मानती ही नहीं है। जाओ सपना बिटिया तुम पास्ता खा लो। तीनों माँ बेटी की ये ड्रामे देखकर सपना बेचारी मन ही मन में बहुत रोती है और सोचती है ये तीनों कितने ड्रामेबाज हैं। अगर इन्होंने मुझे धमकी नहीं दे रखी होती कि ये शहर में पिताजी को गुंडों से मरवा देंगी तो मैं कब पिताजी को सारी हकीकत बता देती कि ये तीनों कितने दुष्ट और बुरे स्वभाव के हैं। पिताजी एक दिन के लिए आते हैं और उस दिन भी मुझे बुरा बना देती है। पिताजी को क्या पता कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है, मुझसे सारा काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है। अफसोस कि मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा सोचकर सपना आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में चली जाती है और किशोर दास के शहर जाने के बाद टीना मीना सपना के पास आती हैं और उससे उसका लहंगा छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, चल नौकरानी के बच्चे ये लहंगा मुझे दे। अरे बड़ी लहंगा पहनने वाली, तुझे पता नहीं हमने तुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है और घर की नौकरानी मालकिन की तरह सुंदर सुंदर लहंगे नहीं पहनती, इसलिए चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। सपना चुपचाप किचन में जाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना आपस में बातें करती हैं। मीना, बहुत दिन हो गए इस बहन जी गवन नौकरानी को हमने सबक नहीं सिखाया। एक दो थप्पड़ मारकर कहाँ मजा आता है, इसके साथ चल मजे लेते हैं। आज मम्मी से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए इससे मजे नहीं लिए। हाँ टीना तो बिल्कुल सही कह रही है और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और गुस्से में आकर इसकी इतनी पिटाई करें कि बेचारी से चला भी ना जाए। बहुत मजा आएगा, चल चल। अरे हाँ याद आया, मम्मी को नेट वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है ना। अगर कोई उसे उनकी बिना इजाजत के हाथ भी लगा दे तो मम्मी कैसे आग बबूला हो जाती है। समझ रही है ना हमें क्या करना है? ऐसा सोचकर टीना और मीना अपनी माँ के रूम में जाती है, वहाँ से नेट वाला लहंगा निकालती है और उसे इस तरह से पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती हैं। अब आएगा मजा। अब देखते हैं कि माँ इसके साथ क्या करती है। कहीं माँ गुस्से में आकर इसे जान से ही न मार दे। इस तरह से दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना इस सब से बेखबर कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपना काम कर रही थी। पहले किचन में इतना सारा खाना बनाया, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और जब जानकी अपने रूम में जाती है और अपना लहंगा जला हुआ देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर जोर से आवाज लगाती है, मनहूस सपना कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे पास आ। आज तो मैं तेरी खबर लेती हूँ, कहाँ मर गई, जल्दी से आती है या नहीं, या फिर तुझे वहीं आकर सबक सिखाऊं। सपना सपना मर गई क्या? आवाज नहीं आ रही, कब से तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी इसलिए आवाज नहीं गई। क्या मुझसे कोई गलती हुई है?
सपना के इतना कहते ही तभी जानकी प्रेस उठाती है और गर्मा गर्म प्रेस सपना के हाथ पर लगा देती है और उसका जला हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस, मेरा फेवरेट इतना महंगा और सुंदर लहंगा जलाकर कह रही है, क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई? तूने तो इतनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुझे जान से भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब मुझे सच सच बता कि तूने मेरा लहंगा क्यों जलाया? तुझे क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ, कैसा लहंगा, कौन सा लहंगा? मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मैं पूरे दिन आपके रूम में आई भी नहीं हूँ। पहले टीना और मीना के लिए इतना सारा खाना बना, उसके बाद कपड़े धोई, सफाई की, आपने बुलाया तो मैं आपके रूम में आई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानकी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टीना मीना को हंसता हुआ देखकर सपना सब समझ जाती है कि यह सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। तभी वह उनके पास जाती है और उनसे कहती है, टीना और मीना, आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना पिटवा कर? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, अच्छी भी बुरी भी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जैसे भी हूँ, सौतेली हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो, मारे मेरा पूरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। पहली बात तो हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते और तुझे परेशान करने में और तेरी पिटाई करवाने में हमें बहुत मजा आता है। ये मजे हमें कहाँ मिलेंगे? मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? और हाँ, मम्मी कह रही थी घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वह तुझे लेकर आना होगा। यह ले लिस्ट और जल्दी से लेकर आ, अगर माँ से दोबारा पिटाई ना खानी हो तो। सपना चुपचाप सामान की लिस्ट लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से दोबारा पिटना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह बाजार की तरफ रोती हुई जा रही थी और अपने माता पिता को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली गई? देखो तो मेरी सौतेली माँ, सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ खाना नहीं देती थी, रूखा सूखा देती थी, फटे पुराने कपड़े देती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरा पूरा हाथ जला दिया और उसके बाद मुझसे काम भी करा रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पिताजी तो शहर में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतेली माँ, सौतेली बहन मुझसे कितना प्यार करती है, बल्कि मैं गलत हूँ। मैं तो उन्हें सच भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, कहाँ जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी। तभी उसे आवाज आती है, अरे कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकालो। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? हमें इस कुएं से बाहर निकालो। सपना को यह आवाज आ रही थी और वह तुरंत कुएं के पास जाती है तो उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं, लेकिन वह सोचती है, आवाज तो इस कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, बस सोने और चांदी जैसे लहंगे नजर आ रहे हैं। चलो इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या पता इसके अंदर कोई इंसान हो जो आवाज लगा रहा हो। ऐसा सोचकर सपना उस कुएं के अंदर से वह सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकाल लेती है। तभी चांदी के लहंगे से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम तो हमारे लिए मसीहा बनकर आई हो। हम यहाँ 10 साल से इस कुएं के अंदर कैद हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। हम परी लोग की रानी परी की 2 बेटियां हैं, सोनिया और चांदनी। हम अपने असली रूप में तभी आ पाएंगे जब तुम उस दुष्ट जादूगरनी के पास से पीला और सफेद फूल लेकर आओगी। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो? इस काली पहाड़ी के पास उसी गुफा में वह जुड़ा रहती है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी मुसीबत में आए लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन परीक्षा से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर सपना काली पहाड़ी के पीछे जो जादूगरनी रहती थी वहां पहुंच जाती है। वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी वह गुफा के अंदर जाती है और पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और वहां से पीले और सफेद फूल उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी वह जादूगरनी कहती है,
सुन लड़की, तू उन दोनों परियों की मदद नहीं कर सकती। मेरी सदियों की मेहनत है। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से जादुई सोने और चांदी के लहंगे बनाकर उस कुएं में फेंका था। अब समय करीब आ रहा था। इस अमावस की रात में उन दोनों लहंगों को जला देती और इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। यह तू उसे पीले और सफेद फूल ले जाकर मत दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हूँ। सोना, हीरे, जवाहरात, मोती जो चाहे वह ले ले, लेकिन ये फूल मुझे दे दे, उन्हें ले जाकर मत दे। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर फंसा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है लालच बुरी बला होती है। और मुझे परियों ने सब बता दिया है कि जैसे ही वे अपने असली रूप में आ जाएंगी तो तू जल भुनकर राख हो जाएगी और मेरी वजह से किसी बुराई का अंत हो जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस तरह सपना धन दौलत का लालच नहीं करती और वह पीले और सफेद फूल ले जाकर दोनों लहंगों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों लहंगे फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो दोनों परी के रूप में आ जाती हैं और सपना से कहती हैं, हमें आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें कुएं के सोने और चांदी के लहंगे से दोबारा से परी बनाया है। ये एहसान हम तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए हम अपने असली रूप में आ गए। इसलिए हम दोनों तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हम तुम्हें कुएं के जादुई सोना चांदी के 2 लहंगे देते हैं, जिसकी मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कहकर परी कुएं के पास जाती है और वहाँ अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी कुएं के अंदर से 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकल कर आते हैं और वह सपना को दे देती हैं। सपना वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर घर चली जाती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे जो भी काम करने के लिए कहती तो जादुई सोने का लहंगा उस काम को तुरंत कर देता। और सपना को जब भी भूख लगती तो वह जादुई चांदी के लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से इसी तरह से बच रही थी और एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टीना और मीना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आप इस नौकरानी से कितना ज्यादा काम कराती हैं और खाने के लिए भी 5 दिन में एक बार देती है, फिर भी हट्टी कट्टी काम करती रहती है। अगर आम इंसान हो तो वह तो एक दिन मर ही जाए इतना सारा काम करके, और ये तो ठीक ठाक स्वस्थ हंसी खुशी काम करती रहती है, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों माँ बेटी के दिमाग के अंदर सपना को लेकर शक का कांटा गड़ जाता है और वह सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि सपना के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। तभी जानकी सपना के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री मनुष्य, तेरे पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। चल हट यहाँ से और ये लहंगे हमें दे, इससे हम बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर होना है। तेरी तरह मामूली घर का काम नहीं करवाना। टीना और मीना, यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपने रूम में चलो। जानकी के कहने पर जैसे ही टीना और मीना जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती हैं तो उसके अंदर बहुत तेज करंट निकलता है और दोनों बहनों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें पागल हो जाती हैं और पागल होकर डांस करने लग जाती हैं। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और जानकी भी जैसे जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती है तो उसे भी बहुत तेज का करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट औरत, बहुत कर लिया तूने मासूम सपना के ऊपर अत्याचार। अब तू और अत्याचार नहीं कर सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे पागल न करूं तो अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यह जादुई सोना चांदी के लहंगे को कोई भी लालची और बुरे स्वभाव का इंसान हाथ नहीं लगा सकता। उसके साथ ऐसा ही होता है। निकल जाए यहाँ से। जादुई सोने और चांदी के लहंगे जानकी से ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पर किशोर दास भी आ जाता है और उसे भी जानकी और उसकी दोनों बेटियों की सच्चाई पता चल जाती है और वह भी धक्के मारकर तीनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जानकी अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और सपना अपने पिता के साथ कुएं के जादुई सोने और चांदी के लहंगे के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में अत्याचार करने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं।
मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का, हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है,
चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी, यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे
यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक यह सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है। यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोने और चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले। मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी, इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतनी सारी धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।